नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने यत्न या प्रयत्न क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम संज्ञा सूत्रों को शुरू करने से पहले जो अच होते हैं उनके संदर्भ में हम कुछ बातें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अचाम भेद निरूपणम, अर्थात ये जो अच होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, अचों के भेद कौन कौन से हैं। हमें पता है कि अच जो होते हैं वो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये अच होते हैं। यही अच क्यों होते हैं? क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों में हम ऐसे लेकर के च तक के जो वर्ण देखते हैं वो यही होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब हमारा प्रश्न है कि अचाम भेद निरूपण, अर्थात जो अच होते हैं ये जो सभी हैं ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए कितने प्रकार का होता है, ई कितने प्रकार का होता है, उ कितने प्रकार का होता है, इसी प्रकार से री, लृ, ए, ओ, आई, औ, ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए, ई, उ और री, ये जो 4 होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 18 प्रकार के होते हैं। हमने अभी तक 2 ही सुने होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, 2 ही रूप हम देखते हैं इन अचों का। लेकिन ये जो ए होता है, ई होता है, उ होता है और री जो होता है ये प्रत्येक कितने प्रकार का होता है? ये 18 प्रकार का होता है। ये जो लृ होता है ये 12 प्रकार का होता है और ये जो ए, ओ, आई, औ, ये जो 4 वर्ण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रत्येक 12 प्रकार के होते हैं। ए भी 12 प्रकार का, ओ 12 प्रकार का, आई 12 प्रकार का, औ 12 प्रकार का। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो 4 वर्ण है ये 18 प्रकार के होते हैं और ये जो 5 वर्ण है ये 12 प्रकार के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनका जो उत्तर है हम एक टेबल बनाएंगे, उनमें से हम इन प्रश्नों के उत्तर हम निकालेंगे कि ये 18 प्रकार के कैसे, ये 12 प्रकार के किस प्रकार से होते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि जो अच होते हैं ये मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर ये जो अच होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। अब वो 3 प्रकार के कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रा के आधार पर। अब दूसरा प्रश्न आता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर ये जो अच होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो बात आती है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये स्थान के आधार पर होते हैं। उदात्त का मतलब ऊपर का भाग, अनुदात्त का मतलब नीचे का भाग और स्वरित अर्थात दोनों के मध्य का भाग। तो ये स्थान के आधार पर अच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है, अगला प्रश्न है हमारा इसी से संबंधित, नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर अच जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अननुनासिक। ये नासिका के आधार पर अच जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर अच कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्थान के आधार पर अच कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नासिका के आधार पर अच कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अनुनासिक और अनुनासिक। तो इन्हीं को आधार बना करके हम ये जो ए, ई, उ, री 18 प्रकार के होते हैं और री,
लृ ए ओ ऐ औ ये जो 12 प्रकार के होते हैं ये इन आधार पर हम निकालेंगे। अब देखिए हम टेबल बनाते हैं और टेबल से सीखते हैं कि ये किस प्रकार से 18 प्रकार के और किस प्रकार से 12 प्रकार के होते हैं। जानने के लिए हमें केवल इतना ही याद रखना है कि ए, ई, उ और री ये 18 प्रकार के होते हैं प्रत्येक। लृ ए ओ ऐ औ ये 12 प्रकार के होते हैं ये प्रत्येक। लृ 12 प्रकार का क्यों होता है, टेबल से हम इसका आंसर निकालेंगे। और ए ओ ऐ औ ये 12 प्रकार के क्यों होते हैं, इसका आंसर भी हम टेबल से ही निकालेंगे। तो देखिए हम टेबल बनाते हैं और फिर हम ये जो 18 प्रकार के हैं 12 प्रकार के हैं इनको हम निकालते हैं। आधार रहेगा हमारा यही स्थान के आधार पर, नासिका के आधार पर और मात्रा के आधार पर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ह्रस्व वर्ण, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे दीर्घ वर्ण और फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लुत वर्ण। ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण, हम इस प्रकार से इनके 3 भाग बनाएंगे। अब देखिए ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं, यहां से भी 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे हमारे। ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं, दीर्घ वर्ण कितने होते हैं और प्लुत वर्ण कितने होते हैं, ये भी अपने आप में एक एक प्रश्न है। तो ह्रस्व वर्ण के मतलब क्या हुआ, जहां मात्रा छोटी हो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ए, ई, उ, री और लृ ये सभी क्या है, ह्रस्व वर्ण है। अब हम बात करेंगे दीर्घ वर्णों की। तो दीर्घ वर्ण हमारे पास क्या होंगे, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ ये वर्ण क्या हो गए हमारे, दीर्घ है, सारे दीर्घ दीर्घ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे प्लुत वर्णों की। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। लेकिन प्लुत वर्णों की पहचान क्या होती है, प्लुत वर्ण क्या होते हैं कि प्लुत वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें ह्रस्व वर्णों से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व वर्ण से 3 गुना समय लगेगा। तो जहां 3 गुना के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ण के आगे हम इस तरह से 3 लिखेंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो इस तरह का वर्ण होता है वो कैसा वर्ण है, प्लुत वर्ण होता है। अब देखिए ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि ह्रस्व वर्ण कितने होंगे, 5 होते हैं, ए, ई, उ, री और लृ। दीर्घ वर्ण कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। संस्कृत में जो लृ होता है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ इसमें शामिल नहीं किया। दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 8 होती है। प्लुत वर्णों की संख्या कितनी होती है, वो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्लुत वर्णों की संख्या 9 होती है। तो ह्रस्व वर्ण 5 होते हैं, दीर्घ वर्ण 8 होते हैं और प्लुत वर्ण 9 होते हैं। तो 3 प्रश्न हमारे यहाँ भी तैयार हो गए। बात है हमारी कि ए, ई, उ और री ये 18 कैसे होते हैं, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ये 12 कैसे होते हैं। तो इसको हम यहाँ सिद्ध करेंगे। अभी हमने जाना कि मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर और नासिका के आधार पर अच कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या थे, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, स्थान के आधार पर 3 प्रकार के और नासिका के आधार पर 2 प्रकार के। तो कितना हो गया कुल 18। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 हैं, ह्रस्व वर्ण के, दीर्घ वर्ण के और प्लुत वर्ण के। तो हमें 18 को इस तरह से डिवाइड करना है 3 से, तो कितना भाग आएगा हमारा, 6 आता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे वो 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। यहाँ क्या बात है, ह्रस्व। तो हम देखिए 6 बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे ह्रस्व लिखेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा ह्रस्व, ये दूसरी बार ह्रस्व, 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 ह्रस्व और ह्रस्व। 6 बार हमने ह्रस्व लिख दिया है। अब यहाँ हम 6 बार क्या लिखेंगे,
दीर्घ लिखेंगे। और इसी प्रकार से 6 बार हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लुत लिखेंगे। क्योंकि ये जो कॉलम है ये ह्रस्व वर्णों का है, ये जो कॉलम है दीर्घ वर्णों का है, और ये जो कॉलम है ये प्लुत वर्णों का है। तो हमने मात्रा के आधार पर लिख दिया। अब हम बात करेंगे स्थान के आधार पर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। तो देखिए हम 2 के साथ क्या लिखेंगे, उदात्त लिखेंगे। 2 के साथ हम क्या लिखेंगे, उदात्त। 2 के साथ क्या लिखेंगे, अनुदात्त लिखेंगे। और 2 के साथ क्या लिखेंगे, स्वरित लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 के साथ हम उदात्त लिखेंगे, 2 के साथ अनुदात्त लिखेंगे, और 2 के साथ हम स्वरित लिखेंगे। और इसी प्रकार से प्लुत में हम क्या करेंगे, 2 के साथ उदात्त, 2 के साथ अनुदात्त, और 2 के साथ स्वरित हम लिखेंगे। तो हमने स्थान के आधार पर भी यहाँ पर लिख दिया है। अब बचता है कौन सा, नासिका के आधार पर। कौन सा होता है, एक होता है अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। तो देखिए 1 के साथ लिखेंगे अनुनासिक, और 1 के साथ लिखेंगे अनुनासिक। फिर लिखेंगे अनुनासिक, और फिर लिखेंगे अनुनासिक, और फिर लिखेंगे अनुनासिक, और फिर लिखेंगे अनुनासिक। इसी प्रकार से दीर्घ में हम 1 के साथ अनुनासिक और 1 के साथ अनुनासिक, फिर अनुनासिक, और फिर अनुनासिक, फिर लिखेंगे अनुनासिक, और फिर लिखेंगे अनुनासिक। इसी प्रकार से हम प्लुत वर्णों के साथ लिखेंगे, 1 के साथ अनुनासिक, और फिर अनुनासिक, फिर अनुनासिक, और फिर अनुनासिक। इसी प्रकार से यहाँ अनुनासिक, और फिर अनुनासिक। तो इस प्रकार से हमने मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का लिखा। फिर हम मात्रा के ये स्थान के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित लिखा। और फिर हमने नासिका के आधार पर अनुनासिक और अनुनासिक लिखा। तो अब देखिए इस प्रकार से अचों की जो सारी स्थिति होती है वो हमने यहाँ लिख दी है। अब हम बात करेंगे कि हमने लिखा था कि ए, ई, उ और री ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 18 प्रकार के होते हैं। तो ये 18 कैसे होते हैं, देखिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ भी है, और ए यहाँ भी है। तो देखिए ए जो है ये कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। ये ए कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। ये ए कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। तो इस प्रकार से ए कितने प्रकार का हो गया, 6 + 6 + 6 18 प्रकार के हो गया। तो ए क्या होता है, ए ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक होता है। ए ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक भी होता है। ए ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक होता है। ए ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक भी होता है। इसी प्रकार से ए ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक होता है, और ए ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक भी होता है। इसी प्रकार से ये जो ए है ये दीर्घ के साथ में होगा, इसी प्रकार ये प्लुत के साथ में होता है। तो यहाँ भी ए 6 प्रकार का है, यहाँ भी 6 ए जो है 6 प्रकार का है, और यहाँ भी जो ए है वो 6 प्रकार का है। तो इस प्रकार से ए कितने प्रकार का हो गया, 18 प्रकार का हो गया। इसी प्रकार देखिए
ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ पर भी है, तो इसलिए 6 + 6 + 6 कितना हो गया 18। तो ई भी कितने प्रकार का हो गया 18 प्रकार का हो गया। ऊ की बात करें, ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, तो ये भी ऊ कितने प्रकार का हो गया 6 + 6 + 6 18 प्रकार का। फिर बात करें री की, री यहाँ भी है, री यहाँ भी है, री यहाँ भी है, तो ये भी री कितने प्रकार का हो गया 6 + 6 + 6 18 प्रकार का। अब देखिए बात करते हैं लरी की, लरी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर लरी नहीं है, फिर लरी यहाँ पर है, तो देखिए 6 इसके हो गए और 6 लरी इसके हो गए, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। इसी प्रकार से ये जो लरी होता है ये 12 प्रकार का होता है। तो लरी के कितने भेद होते हैं, लरी के 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं, इसका आंसर है कि दीर्घाभावात, दीर्घ का अभाव होने के कारण लरी जो है वो 12 प्रकार का होता है। लरी जो होता है वो दीर्घ रूप नहीं होता है, वह ह्रस्व रूप होता है और प्लुत रूप होता है। तो दीर्घ का अभाव होने के कारण लरी जो होता है वह 12 प्रकार का होता है। अब देखिए ये कॉलम तो यहीं खत्म हो गया, अब बचे कौन से, ये 2 कॉलम बचे, और इसमें कौन कौन से वर्ण बचे, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण हैं वो यहाँ भी हैं, और ये देखिए ए ओ आई औ, यही 4 वर्ण यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब 6 ये हो गया, 6 ये हो गए, इसलिए हमने लिखा था कि ए ओ आई और औ ये प्रत्येक कितने प्रकार का होता है, ये 12 प्रकार का होता है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ भी है, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर भी है, औ यहाँ भी है और औ यहाँ भी है। इस प्रकार 6 + 6 कितने हो जाते हैं 12। अब ये 12 क्यों हुए, क्योंकि ह्रस्वाभावात, ह्रस्व का अभाव होने के कारण। ए ओ आई औ जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्याहार के रूप में बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच बोल दे या फिर ए ओ आई औ, तो ये प्रत्येक 12 क्यों होते हैं, क्योंकि ह्रस्व का अभाव होता है। तो लरी 12 क्यों होता है, दीर्घ का अभाव होने के कारण। ए ओ आई औ 12 क्यों होते हैं, ह्रस्व का अभाव होने के कारण। और बचे क्या, ए ई उ और री, ये प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं, ये 18 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये ह्रस्व रूप भी होते हैं, ये दीर्घ रूप भी होते हैं और ये प्लुत रूप भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने जाना कि अच जो होते हैं, अच हमें पता है कि 9 होते हैं, ए ई उ री लरी ए ओ आई औ। तो ये प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने कितने भेद होते हैं। तो ए जो होता है वो 18 प्रकार का कैसे होता है वो हम इस टेबल से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से लरी 12 होता है, तो लरी 12 प्रकार का कैसे होता है, इस टेबल से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ए ओ आई औ ये 12 क्यों होते हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास इस टेबल में है। याद रखने की चीज केवल इतनी है कि ए ई उ और री ये 18 प्रकार के होते हैं, लरी 12 प्रकार का होता है दीर्घ के अभाव होने के कारण, और ए ओ आई औ ये भी 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि ह्रस्व का अभाव होने के कारण। तो ये है हमारी टेबल अचाम भेद निरूपणम। तो अचों के भेद के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल से इसको समझ सकते हैं कि ये 18 और 12 प्रकार के कैसे होते हैं। तो ये था हमारा अचाम भेद निरूपणम। अब देखिए कुछ प्रश्न होते हैं छोटे छोटे, जहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसा कैसे हुआ कि ये कितने कितने प्रकार के हैं। इन प्रकारों को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पर बनाते हैं और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं, उनका उत्तर लेकर के आते हैं कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाए, उसकी भाषा शैली क्या है, उसकी विधा किस प्रकार की है पूछे जाने की, तो हम उत्तर उसका कैसा दें। तो देखिए हम एक प्रश्न बनाते हैं कि वैदिक संस्कृते वर्णा
कतिधा। ये जो प्रश्न होंगे ये वर्ण और स्वर हल आदि को लेकर के होंगे कि आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वैदिक संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 63 या 64 होना चाहिए। अब ये 63-64 कैसे होते हैं ये हम इन प्रश्नों के बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए वैदिक संस्कृते वर्णः कतिधा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 63 या 64 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए पाणिनीय शिक्षायाम वर्णः कतिधा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 63 या 64। यही 63 या 64 आपका आंसर होना चाहिए। प्रश्न क्या हो, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 63 या 64 होना चाहिए। यही आपका आंसर सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण संस्कृते वर्णः कतिधा, संपूर्ण संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। संपूर्ण की बात हो तो अधिकतम संख्या हम काम में लेते हैं। तो संपूर्ण संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होना चाहिए 64। अगला प्रश्न देखिए, लौकिक संस्कृते वर्णः कतिधा। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि लौकिक संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, तब आपका आंसर कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो वहां कितना होना चाहिए, आपका आंसर 48 होना चाहिए। अभी 48 कैसे होगा, इसको हम इन प्रश्नों के बाद सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सीधा यदि आपसे पूछे वर्णः कतिधा, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए वर्णः कतिधा, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 48 ही होना चाहिए। सीधा सीधा पूछने का मतलब यही होता है कि लौकिक संस्कृत में वह वर्णों की संख्या पूछ रहा है, बस केवल भाषा बदली है, आंसर हमारा यहाँ पर एक समान है। तो ये तो बात होती है वर्णों से संबंधित प्रश्नों को। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा है तो आंसर ये होगा, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा है तो आंसर ये होगा, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा है तो आपके आंसर ये होते हैं। तो ये तो बात आ गई अभी वर्णों की। अब हम अगला प्रश्न जो लिखेंगे वो लिखेंगे स्वरों को लेकर के। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैदिक संस्कृते स्वरः कतिधा, वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, कहाँ, वैदिक संस्कृत में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। वैदिक संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 22 होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए लौकिक संस्कृते स्वरः कतिधा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लौकिक संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तब आपका आंसर कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। प्रश्न की भाषा बदल गई है, लौकिक संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तब तो हमारा आंसर होगा 13। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैदिक संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तब हमारा आंसर होगा 22। ये कैसे होंगे 22 और 13, इनको हम अभी सॉल्व करेंगे। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि स्वरः कतिधा, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब आपका आंसर होगा 13। सीधा सीधा पूछे स्वरः कतिधा, तब आंसर होगा हमारा 13। सीधा के मतलब है वही लौकिक संस्कृत की बात हो रही है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए अच कतिधा, अच कतिधा, अच कितने होते हैं, तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए।
भाषा देखिए, अच पूछा तो हमारा आंसर 9 हुआ। स्वर का पूछा सीधा सीधा, लौकिक पूछा तो हमारा आंसर 13 हुआ। वैदिक संस्कृत में स्वरा की बात करते हैं तो हमारे 22 होते हैं। और प्रश्न अंत में पूछ लिया जाए, हल वर्ण कतिधा, हल वर्ण कितने होते हैं, तो वो हमारे 33 होते हैं। हल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ये हमने पहली क्लास में भी देख लिया था। अचों को छोड़ करके जो वर्ण बचे थे वो 34 आ रहे थे, लेकिन है जो वर्ण होता है वह 2 बार आता है, इसलिए हम 1 बार ही इसको काउंट करेंगे। तो वर्ण कितने बचते हैं, व्यंजन वर्ण या हल वर्ण, वो 33 ही होते हैं। अब देखिए इनको सिद्ध करते हैं कि इनके जो आंसर है वो इतने किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णों की स्थिति को क्लियर करते हैं कि 63 या 64 कैसे होते हैं, 64 कैसे होते हैं और 48 कैसे होते हैं। तो देखिए हम इन वर्णों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नों की भाषा इस प्रकार से यदि हो तो हमारे आंसर भी इस प्रकार से आएंगे। देखिए इन हम वर्णों को सिद्ध करते हैं कि 63 या 64 किस प्रकार से या 64 किस प्रकार से होता है। वर्ण की बात करेंगे तो सारे वर्ण इस पे शामिल होते हैं, स्वर व्यंजन आदि। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो आंसर था वो 63 या 64 का, या फिर 64 का, या फिर 48 का, यही थे हमारे वर्ण। तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके लिए, 63, 64 या फिर 64 के लिए। वर्णों की बात हो रही है, यहाँ पूछ लिया जाए कि वैदिक संस्कृत में वर्ण कितने हैं या पाणिनीय शिक्षा में कितने होते हैं, तो हमारा ऑप्शन था, आंसर था 63 या 64। और संपूर्ण की बात की थी तो वहाँ कितने थे, 64 थे। तो देखिए अब हम बात करेंगे स्वरों की, फिर हम यहाँ बात करेंगे स्पर्श वर्णों की, फिर हम बात करेंगे अंतस्थ वर्णों की, फिर हम बात करेंगे ऊष्म वर्णों की, फिर हम बात करेंगे अयोगवाह की, फिर हम बात करेंगे यम अयोगवाह की। देखिए अयोगवाह को हम पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न ये आता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये जो अयोगवाह होते हैं ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विसर्ग, एक होता है अनुस्वार, एक होता है जिव्यामूलीय और एक होता है उपदमानीय। ये जो 4 होते हैं ये क्या कहे गए हैं, ये अयोगवाह कहे गए हैं। तो अयोगवाह कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने पहले देख लिया क्योंकि अभी ये काम आ रहे हैं। अब देखिए स्वर वैदिक की बात हो रही, तो देखिए हमने प्रश्न लिखा था कि वैदिक संस्कृत है स्वरः कतिधा, तो हमारा आंसर कितना था, 22 था। वो 22 कैसे था, देखिए वैदिक की बात हो रही है तो वैदिक में ह्रस्व वर्ण भी काम आते हैं, हमारे दीर्घ वर्ण भी काम आते हैं और प्लुत भी काम आते हैं। तो ह्रस्व वर्ण कितने थे हमारे, 5, दीर्घ वर्ण कितने थे हमारे, 8, प्लुत वर्ण कितने थे हमारे, 9। तो इनको अगर हम काउंट करते हैं तो कितना आता है, ये 22 आता है। इसीलिए हमने वैदिक संस्कृत में बात की थी स्वरों की, तो हमने यहाँ आंसर क्या लिखा था, 22 लिखा था। वो इसीलिए क्योंकि वैदिक संस्कृत में ह्रस्व वर्ण भी काम आते हैं, दीर्घ वर्ण भी काम आते हैं और प्लुत वर्ण भी काम आते हैं। इसलिए ह्रस्व वर्ण 5, दीर्घ वर्ण 8, प्लुत वर्ण 9, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है, 22। इसलिए हमने यहाँ स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 22 मानी है। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25। इसकी परिभाषा हमने की थी कल, कादयो मावसाना, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसका मतलब 5 जो वर्ग होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो 5 वर्ग का मतलब हो गया, उसमें कितने वर्ण हो गए, 25 वर्ण हो जाते हैं। अंतस्थ वर्ण हमने देखा था कि य व र ल, ये 4 क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद बात आती है ऊष्म वर्णों की। ऊष्म वर्ण भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, श, श, स और है। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह के बारे में अभी हमने जाना कि विसर्ग, अनुस्वार, जिव्यामूलीय और उपदमानीय, ये चारों क्या कहलाते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। फिर बचते हैं यम अयोगवाह। यम अयोगवाह की संख्या भी कितनी है, 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, कु,
खू, गू और गू, ये जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? यम अयोगवाह कहलाते हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 होती है। तो ये भी हो गई। अब देखिए हम इनको काउंट करते हैं कितना आता है। 4, 4 8, 4 12, 4 16, 2 18, 18 और 5 23। तो ये 23 का 2, 2 4 और 2 6। तो देखिए कितना आ गया? 63। 63 तक का आ गया। अब हमें 64 भी लेकर के आना है कि 64 भी किस प्रकार के। आपने एक नाम सुना होगा ळ, इस प्रकार से एक वर्ण होता है ळ करके, ळ, तो वो भी एक वर्ण होता है। तो ये 63 या 64 की स्थिति इसी प्रकार से है कि कुछ जो विद्वान है वो इस वर्ण को स्वीकार करते हैं और कुछ जो है वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये अभी भी संशय बना हुआ है। इसी संशय की स्थिति के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ 63 या 64 की बात करते हैं। तो 63 तो हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और एक ही अड़य होता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, इसमें जोड़ते हैं तो 64 हो जाएंगे, अन्यथा ये 63 होते हैं। तो 63 या 64 की स्थिति हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं 64 की संपूर्ण की। संपूर्ण की बात करेंगे तो ये हम इसको शामिल करेंगे, तो करते ही ये कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। तो ये स्थिति हमारी क्लियर हो गई। 63 या 64 आंसर कैसे होता है? वो इस प्रकार से होता है। 64 किस प्रकार से होता है? वो इस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे 48 कैसे होते हैं। यदि लौकिक की बात करें तो यहाँ 48 किस प्रकार से, तो वर्ण यही होंगे हमारे। तो देखिए सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे। स्वर, देखिए लौकिक की बात कर रहे हैं, लौकिक की बात करेंगे तो हाँ देखिए ह्रस्व वर्ण जो होते हैं वो काम में आते हैं, दीर्घ वर्ण जो होते हैं वो काम में आते हैं, लेकिन जो प्लुत वर्ण है वो लौकिक संस्कृत में काम नहीं आते हैं, इसलिए हम उनको काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसको काउंट करेंगे? केवल ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्णों को। तो इसलिए कितने होते हैं? 8 और 5 13। इसलिए हमने यहाँ प्रश्न लिखा था कि लौकिक संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। यहाँ बात भी लौकिक की है। लौकिक के वर्णों की बात करेंगे तो लौकिक के ही स्वर को हम यहाँ काउंट करेंगे। लौकिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्लुत वर्ण जो होते हैं वो काम में नहीं आते हैं, इसलिए ह्रस्व वर्ण 5, दीर्घ वर्ण 8। तो ये कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। फिर बात करेंगे स्पर्श वर्णों की। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो वही 25 होते हैं, क्योंकि पांचों वर्ग काम में आते हैं। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अंतस्थ जो वर्ण है ये वही 4 होते हैं, य व रेल है। और इसी प्रकार से ऊष्म वर्ण जो होते हैं ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, श, श, स और है। अब बात करेंगे अयोगवाह की। अयोगवाह हम यहाँ कितने मानेंगे? यहाँ पर हम अयोगवाह 2 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो उपदमानीय है और जो जिव्यामूलीय है ये वैदिक वर्ण है, तो हम यहाँ लौकिक में इनको शामिल नहीं करेंगे। लौकिक में हम केवल विसर्ग को और अनुस्वार को ये काम में आते हैं, इसलिए हम यहाँ अयोगवाह की संख्या जो है वो केवल 2 ही स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से यम अयोगवाह जो वर्ण है ये भी वैदिक वर्ण कहे गए हैं, इसलिए हम यहाँ लौकिक में इनको शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ स्थिति देखिए अब क्या होती है? 2 4 6 4 10 5 15 और 3 18। 1 हासिल लगा, 1 और 2, 2 और 2 4। तो देखिए ये कितने आ गए? 48 आ गए। इस प्रकार से अगर लौकिक की बात हम करते हैं तो इस प्रकार से वर्ण 48 होते हैं, स्वर 13 होते हैं। अगर हम संपूर्ण या वैदिक की बात करें तो स्वर 22 होते हैं और वर्ण 63 या 64 या फिर 64 होते हैं। इसलिए हमने यहाँ स्वरों की बात 22 की और यहाँ पर हमने 13 की बात की। 13 इसलिए क्योंकि वहाँ प्लुत वर्ण काम में नहीं आते हैं। अच की बात करें कि अच के लिए हमने क्या लिखा था? 9 होते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में ए से लेकर के च तक के जो वर्ण है वो कितने आते हैं? 9 आते हैं। इसीलिए प्रश्न यदि पूछा जाता है कि अच कतिधा, तब हम आंसर लिखेंगे 9। यदि स्वर पूछा जाता है स्वर कतिधा, तो स्वर हम कितने लिखेंगे? 13 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न बनते हैं जिनका उत्तर हमें इस प्रकार से देना
होता है। ये हमने सॉल्व किया कि 63 या 64 किस प्रकार से, यहाँ हमने सॉल्व किया कि 64 किस प्रकार से, और यहाँ हमने देखा कि 48 किस प्रकार से। यहाँ हमने देखा कि स्वर 22 किस प्रकार से, यहाँ हमने देखा कि स्वर 13 किस प्रकार से, और अंत में देखा कि अच 9 किस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हमारे बनते हैं जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अचाम भेद निरूपणम और कुछ वर्ण और स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम संज्ञा सूत्रों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।